हाँ जी, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द बोर्ड एग्जाम 2026। कुछ मैंने यहाँ पर पीवाई के क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं, कुछ एनसीईआरटी के, तो कुछ यहाँ पर एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड करे हैं। मतलब एक छोटे से वीडियो के अंदर आपको सभी का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। और जो बोर्ड एग्जाम 2026 होने वाला है 28 फरवरी 2026 को, इसी तरीके के क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपसे पूछे जाएंगे। सॉल्यूशंस एंड केमिकल काइनेटिक्स का ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, जरूर देख लेना। वन शॉट लेक्चर फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक में अपलोड कर चुका हूं, देख लेना। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, 28 तारीख को बताना भी है कितने क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ओके। सबसे पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एंड लॉग केसी। इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। गिब्स एनर्जी वगैरह पूछ लेते हैं, ठीक है, सेल पोटेंशियल वगैरह पूछ लेते हैं। चलिए जी, कोई बात नहीं। और यहाँ पर ये क्वेश्चन वगैरह दी गई। देखो, सबसे पहले हमसे पूछा गया स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी का? ये होता है माइनस एन एफ और ई नॉट ऑफ सेल। ठीक है, सबसे पहले हमें एन की वैल्यू पता होनी चाहिए, मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। कैसे देखेंगे? देखो, Fe2 प्लस है, Fe2 प्लस से ये 3 प्लस में जा रहा है, 2 प्लस से 3 प्लस में, मतलब पक्का इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा होगा। एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज करा होगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया एक। यहाँ पर देखो Ag प्लस से चला गया Ag 0, मतलब इसने पक्का एक इलेक्ट्रॉन खाया होगा। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर दिख रहा है तुम्हें? है, बोलो भाई साहब। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन इक्वल टू 1। ठीक है, एन की वैल्यू पता चल गई। एफ की वैल्यू देखो दी गई है 96500, यही होती है। ई नॉट ऑफ सेल और चाहिए भैया हमको। ई नॉट ऑफ सेल कहीं भी यहाँ पे दिया नहीं गया। तो ई नॉट ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या होता है? ई नॉट ऑफ सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट ऑफ कैथोड, ऐसे बोलो ई नॉट ऑफ रिडक्शन। ठीक है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अब भैया कैथोड कौन होगा, एनोड कौन होगा? ठीक है, तो देखो ये जो ई नॉट की वैल्यू दी गई है एजी के लिए और एफ के लिए, इसमें ज्यादा वैल्यू किसकी है? ज्यादा वैल्यू किसकी है? एजी वाले की है, इसकी बड़ी वैल्यू है। इट मींस इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो इस पे होगा भैया क्या? रिडक्शन। और रिडक्शन किस पे होता है? कैथोड। तो ये वाली वैल्यू तुम्हारी कैथोड की होगी, तो दूसरी वाली तुम्हारी वैल्यू हो जाएगी एनोड के लिए। ठीक है, तो ई नॉट ऑफ कैथोड कितना हो जाएगा? 0.80 माइनस ई नॉट ऑफ एनोड 0.77, माइनस कर दोगे तो ई नॉट ऑफ सेल तुम्हारा आ जाएगा। ई नॉट ऑफ सेल कितना आ जाएगा? ई नॉट ऑफ सेल आ जाएगा तुम्हारा 0.03 वोल्ट्स। ठीक है, और इस ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दो। ठीक है, कर देते हैं पुट। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन की जगह 1 रखा, एफ की जगह 96500 और ई नॉट ऑफ सेल तुम्हारा रखा 0.03। ठीक है जी, आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2895 यूनिट जूल पर मोल। तो ये हमने निकाल दिया क्या? स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। उसके बाद क्या पूछा गया था? लॉग केसी। क्या बात है भाई, तब लॉग केसी इक्विलिब्रियम वाले में आता है ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको मैंने लिखाया था। फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला था भाई साहब ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू 0.059 अपॉन में एन लॉग केसी। यही था ना, हमें लॉग केसी निकालना था। तो लॉग केसी क्या हो जाएगा? लॉग केसी इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट ऑफ सेल इंटू एन अपॉन में 0.059। ई नॉट ऑफ सेल हमने निकाल ही लिया 0.03, एन की वैल्यू पता चली गई 1 है, अपॉन में 0.059। ठीक है, कर लेना डिवाइड, यहाँ पर आंसर तुम्हारा आ जाएगा लॉग केसी का 0.508। इस तरीके के क्वेश्चन देख लेना, एग्जाम में पूछा जाएंगे। नॉन स्टेट क्वेश्चन हो गया, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकालना हो गया, लॉग केसी हो गया, समझ रहे हैं? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो भाई साहब। 2024 में पूछा गया था कंपार्टमेंट एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल वाज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम? ये अक्सर पूछ लिया जाता है। अपोलो स्पेस प्रोग्राम में कौन सा सेल यूज हुआ था भाई साहब? H2O2, एक मिनट, कौन सा यूज हुआ था? H2O2 फ्यूल सेल। ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से यूज करके जो फ्यूल सेल होता है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, और ये भी पूछ लेते काफी बार फ्यूल सेल होता क्या है वो बता दो। ठीक है, तो वो भी आगे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करा हुआ है। तो ध्यान रखना, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में H2O2 फ्यूल सेल यूज हुआ था। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये भी 2024 में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। पहला है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? ऐसा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है कि तुम्हारा कोई इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, ठीक है, उसको तुम क्या कर रहे हो? उसको तुम डाइल्यूट कर रहे हो। ठीक है, डाइल्यूट करने का मतलब क्या हो? उसका तुम कंसंट्रेशन कम कर रहे हो, पानी डालते जा रहे हो। तो डाइल्यूट करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, एक पॉइंट आएगा जब उस इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन है वो लगभग लगभग कितना हो जाएगा? लगभग लगभग 0 हो जाएगा। और उस समय पर, उस पॉइंट पर जो तुम्हारी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू होगी, जो तुम्हारी मोलर कंडक्टिविटी होगी, उस
पॉइंट पर जब कंसंट्रेशन लगभग 0 है तो उसको हम मोलर कंडक्टिविटी ना कह के उसको क्या बोल देते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोल देते हैं। कुछ इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गई? किसी इलेक्ट्रोलाइट, कोई इलेक्ट्रोलाइट है उसको तुम डाइल्यूट कर रहे हो तो लगभग उसका कंसंट्रेशन 0 है जिस पॉइंट पर, उसको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोल देते हैं। ठीक है, अगला देखो फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल क्या होता है? फ्यूल सेल अभी ऊपर बताया भी था क्या होता है, गैल्वेनिक सेल होता है। मतलब फ्यूल सेल के अंदर क्या होता है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही होती है। ठीक है, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वन शॉट में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, बट ये केमिकल एनर्जी इसमें आती कहां से, केमिकल एनर्जी होती क्या है, कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स। तो तुम्हारे फ्यूल्स होते हैं जैसे कि तुम्हारा हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, जैसे कि तुम्हारा मीथेन हो गया, मीथेनॉल हो गया। तो उनके कंबस्शन से जो एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है कौन, फ्यूल सेल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अच्छे से लिखा है इस तरीके से, देख लो। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट अप्रोचेस 0 देन द मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। फ्यूल सेल क्या है, देखो, इट इज अ गैल्वेनिक सेल इन विच chemical energy from combustion of fuels like hydrogen, methane, methanol is converted into electrical energy. In this type of cell reactant हमें continuously देना पड़ता है इलेक्ट्रोड को, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है जी, ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भैया ये भी 2024 में पूछा गया था। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ ऑफ द सेल हमें निकालना है। कंसंट्रेशन देखो 1 मोलर नहीं है, 0.01 है। तो यहाँ पे हमें क्या लगानी पड़ेगी भाई साहब, यहाँ पे हमें लगानी पड़ेगी जी नॉन स्टिक क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर हमको नॉन स्टिक क्वेश्चन लगानी पड़ेगी। क्या होगी नॉन स्टिक क्वेश्चन, यहाँ पे लिखो क्या होती है, ई ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन में लिखना होता है एन। ठीक है, फिर लॉग, ठीक है, लॉग, फिर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट देखो, एक तो Na2+ है और एक Ag है। Ag देखो सॉलिड है तो इसको नहीं लिखना होता, सॉलिड वाले को नहीं लिखो। इसका कंसंट्रेशन दिया गया निकल का, तो कंसंट्रेशन हम लिखेंगे सबसे पहले प्रोडक्ट्स का, सिर्फ निकल 2 पॉजिटिव का, क्योंकि एक्वस है, इसका कंसंट्रेशन है, ये तो सॉलिड है। अपॉन में लिखते हैं हम प्रोडक्ट, अपॉन में लिखते हैं रिएक्टेंट्स का। तो रिएक्टेंट में देखो निकल तो तुम्हारा सॉलिड है, नहीं लिखो। ये भाई साहब एक्वस है, कंसंट्रेशन भी देखो दिया गया, तो Ag का कंसंट्रेशन लिखेंगे, किसका, Ag+ का। लिख लिया कंसंट्रेशन, लेकिन Ag के साइड में देखो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2, तो Ag+ का हम पावर में 2 लगा देंगे। ये लिख लिया हमने नॉन स्टिक क्वेश्चन। नॉन स्टिक क्वेश्चन से एक न्यूमेरिकल भाई साहब आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए नॉन स्टिक क्वेश्चन जरूर एक बार देख लेना, लिखना आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए जी, इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो ई ऑफ सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ सेल, देखो वैल्यू दी गई है 1.05 वोल्ट, लिख दो 1.05 माइनस 0.059 अपॉन में एन। एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। कैसे देखते हैं, देखो यहाँ पर निकल है, देखो Ni 0 स्टेट में, 0 है, सॉलिड है, बट ये 0 से किस में चला गया, देखो 2 पॉजिटिव में। 2 पॉजिटिव मतलब 0 से 2+ चला गया, मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज करे होंगे। ऐसी Ag देख लो, यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्जेस पे, ठीक है, और ये 2 पॉजिटिव से देखो 0 पे चला गया, समझ गए, मतलब दोनों को देख लो, कोई एक भी देख लोगे तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 2, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी साहब, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो n की जगह हम पुट कर देंगे 2, फिर लॉग कंसंट्रेशन ऑफ निकल 2 पॉजिटिव कितना है, 0.1 लिख दिया, अपॉन में Ag+ का कंसंट्रेशन कितना है, 0.01 और पावर 2, 0.01। ठीक है, अब देखो इसको आप सॉल्व कर लो, इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये लॉग वाला जो है ना, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा कुछ आएगा log 1,000। इसको तुम लिख सकते हो log 3 0 है ना, तो 10 की पावर 3, और log 10 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, log 3 log 10, log 10 की वैल्यू होती है 1, 3 into 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, पुट कर दो E ऑफ सेल इक्वल टू 1.05 माइनस इसको आप डिवाइड कर दो 0.0, 2 2 जा 4, 1 2 9 18, बस इतना हम लिख दे रहे हैं, आगे भी लिख सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, इनटू में हो जाएगा 3, 3 से मल्टीप्लाई करो, माइनस कर दो, ई ऑफ सेल तुम्हारा आ जाएगा 0.963 वोल्ट्स। ठीक है, तो नॉन स्टिक क्वेश्चन वाले न्यूमेरिकल्स आपको जरूर देख लेने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी 2024 में पूछा गया था, आसान सा रीजनिंग क्वेश्चन है। फॉर अ डैनियल सेल, डैनियल सेल को रिप्रेजेंट करके दिखाया गया, ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू है 1.1 वोल्ट्स। ये पढ़ाया भी था, होती है, हमें याद होनी चाहिए। इफ द एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल इज मोर देन 1.1 वोल्ट द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई, डैनियल सेल के अंदर हम जानते हैं भैया, तो जिंक का इलेक्ट्रोड होते हैं, जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, लेकिन ये बोला जा रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिंग पोटेंशियल दिया गया है 1.1 वोल्ट से ज्यादा, तो क्या होगा, कॉपर से जिंक की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लग जाएंगे, उल्टा हो जाएगा सब कुछ। ठीक है,
बिल्कुल सही बात है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। आगे रीजन क्या लिखा है इसका, सेल एक्ट्स लाइक अ गैल्वेनिक सेल, ये गलत हो जाएगा। गैल्वेनिक सेल की तरह नहीं, मतलब वैसे नॉर्मली गैल्वेनिक सेल ही होता है डैनियल सेल, लेकिन तुमने अपोजिंग पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज्यादा लगा दिया तो बिल्कुल अपोज, मतलब सेल उल्टा काम करने लग जाएगा गैल्वेनिक से, फिर ये बन जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो रहते हैं उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, करंट की भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये रीजन जो है ये गलत स्टेटमेंट है, तो आंसर में एक पॉइंट मिलेगा, असर्शन इज ट्रू, ए इज ट्रू, बट जो तुम्हारा रीजन है आर वो फॉल्स है, उस पर आप टिक लगा देंगे। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन आसान क्वेश्चन है, समझना जरा क्या लिखा है यहाँ पे। ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेल एंड आंसर द क्वेश्चन, ये एक तुम्हें गैल्वेनिक सेल दिया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, पहला रिप्रेजेंट द सेल शोन इन द फिगर, हमें सेल को रिप्रेजेंट करना है, कर देंगे भैया सेल को रिप्रेजेंट। सेल को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, बताओ भैया, सेल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एनोड पे लिखते हैं, एनोड पे क्या हो रहा है, फिर सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर देते हैं 2 लाइन लगा के, फिर कैथोड पे क्या हो रहा है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें तुम्हें यही पहचानना है कि एनोड कौन होगा और तुम्हारा कैथोड कौन होगा। भैया कहते हैं पहचानेंगे, देखो गैल्वेनिक सेल, इसकी डायरेक्शन देखो, इधर साइड करंट की है, इधर साइड, समझ गए। तो इससे हमें ये समझ में आया इधर साइड, तो करंट किधर फ्लो हो रहा है, करंट तुम्हारा इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। करंट तुम्हारा इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन किधर साइड फ्लो हो रहे हैं, इधर से इधर। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होते हैं। तो हमने ये देख के समझ लिया ठीक है। अब यहाँ एनोड कौन होगा, कैथोड कौन होगा, भाई मेरे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो हो रहे हैं, तो पक्का ये जो बाई वाला है ना तुम्हारा इलेक्ट्रोड, ये जो बाई है तुम्हारा, यहाँ पक्का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ये पक्का जो बाई है ये बाई 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता रहा होगा, और यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होगा, और यही इलेक्ट्रॉन फिर इधर से इधर फ्लो हो रहे होंगे। 2 पॉजिटिव ही क्यों, क्योंकि देखो बाई Cl2 दिया गया इलेक्ट्रोलाइट, तो Cl2 है ना, तो +2 चार्ज आएगा बाई पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो हो रहे होंगे, और ये जो तुम्हारा एक्स इलेक्ट्रोड है यहाँ पर रिडक्शन हो रहा होगा, ये जो XCl है ये टूटेगा तो X पॉजिटिव होगा और Cl माइनस होगा, तो ये जो X पॉजिटिव है ये एक इलेक्ट्रॉन को खा के यहाँ पे चिपकता जा रहा होगा, मतलब जो X है तुम्हारा ये होगा तुम्हारा कैथोड, जिसपे क्या हो रहा होगा रिडक्शन, बस यही पहचानना था। और जो तुम्हारा बाई है ये होगा तुम्हारा एनोड, जिसपे क्या हो रहा होगा ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। कर दो रिप्रेजेंट भैया एनोड, एनोड तुम्हारा बाई है, तो बाई पे क्या हो रहा होगा, बाई तुम्हारा पहले था सॉलिड, भाई था बढ़िया बैठा था, फिर ये किसमें कन्वर्ट हो गया, बाई 2 पॉजिटिव में, तो एक लाइन लगाई हमने लिख दिया बाई 2 पॉजिटिव, और ये एक्वस फिर हो जाएगा। 2 लाइन लगाई, अब कैथोड को रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। मतलब आगे ही करना है, इसके मैं नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस यहाँ पे कम है व्हाइट वाला। तो कैथोड पे क्या हो रहा होगा, ये एक्स पॉजिटिव है, ये जो एक्स पॉजिटिव है एक्वस है, ये एक इलेक्ट्रॉन को खाएगा और एक्स सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से सेल को हम कर देंगे रिप्रेजेंट। अगला क्या पूछा गया था, नेम द कैरियर्स ऑफ द करंट, ठीक है भैया, कौन होते हैं, आयंस, सॉरी आयनिक लिख दिया, आयंस, ठीक है। आयंस की वजह से करंट यहाँ पे फ्लो होता है। और सी पार्ट में क्या पूछा गया था, सी पार्ट में पूछा गया राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द एनोड, तो भैया बाई है एनोड, एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, क्या हो रहा है यहाँ पर, बाई था तुम्हारा सॉलिड, ठीक है। बाई किस में कन्वर्ट हो गया 2 पॉजिटिव में, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, 2 पॉजिटिव ही एक्वस होगा, तो ये एनोड की रिएक्शन हो जाएगी। यही पहचानना था बस, इसमें एनोड कौन होगा कैथोड कौन होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूट करने पर जो मोलर कंडक्टिविटी होती है CH3OOH की, ये ड्रास्टिकली इंक्रीज होती है, बहुत स्पीड में बढ़ती है, वाइल दैट ऑफ इसकी इंक्रीजेस ग्रेजुअली, इसकी धीरे धीरे बढ़ती है। क्या रीजन है भाई साहब, सीधा सा रीजन है, CH3OOH है ना, ये तुम्हारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब ये पूरी तरीके से डिसोशिएट तो होता नहीं है, तो जब तुम इसको डाइल्यूट करते हो तो इसका डिसोसिएशन बढ़ जाता है, तो ये डिसोसिएशन इसका बढ़ जाता है और ज्यादा डिसोशिएट होता है, इसलिए इसकी ड्रेस्टिकली बढ़ती है मोलर कंडक्टिविटी। जबकि ये तुम्हारा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोशिएट होकर रखता है, वैसे एक बार में हो जाता है ना, इसलिए इसकी जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी वो धीरे धीरे बढ़ती है। पढ़ाया था वन शॉट में अच्छे से, देखो ये लिखा है, इन केस ऑफ CH3COOH व्हिच इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट द नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, इसमें नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं डाइल्यूट करने पे, क्यों, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है, ये पूरी तरीके से डिसोशिएट तो होता नहीं 100%, तो धीरे धीरे इसकी डिसोसिएशन बढ़ती जाती है, ठीक है। जबकि CH3COON है, ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस सेम रहते हैं, इंटर आयनिक इंटरेक्शन डिक्रीज होता है, इसलिए धीरे धीरे इसकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, 2024 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, और अक्सर इस तरीके के पूछे जाते हैं। क्या है, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, वैल्यूज ऑफ NaCl एंड KCl की दी गई है, लिख लो भैया जो दी गई है,
सबसे पहले NaCl की कितनी वैल्यू दी गई है 126.5। यहाँ पे देखो ओम इनवर्स लिखा है, ओम इनवर्स को हम साइमन लिखते हैं, एक ही बात है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और क्या दिया KCl का दिया गया है, ठीक है लिख ले रहे, इसका भी कितना है 149.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। साइमन लिख लो या ओम इनवर्स लिख लो, बात एक ही होती है। आगे क्या दिया गया है, द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Na पॉजिटिव एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज Na प्लस का और दिया गया है यहाँ पे, तो लिख लेते हैं Na प्लस का कितना दिया गया 50.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। और आगे कैलकुलेट द आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर पोटेशियम, के पॉजिटिव आयन का पूछा गया है, इसका हमसे पूछा गया है। तो के पॉजिटिव का कैसे निकाल सकते हैं बताओ भाई साहब, के पॉजिटिव भाई साहब KCl में आएगा, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ के पॉजिटिव लिखो, तो ऐसे लिख लेते हैं, एक मिनट, क्या हो जाएगा के पॉजिटिव, क्या हो जाए KCl, सॉरी के पॉजिटिव लिख रहा हूं मैं, KCl का लिखो यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, क्या हो जाएगा कॉलरास लॉ लगाओ, सबसे पहले के पॉजिटिव का लिखो, फिर Cl माइनस का लिखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, के पॉजिटिव का निकालना है ये, तो इसको इधर साइड रखो, बाकी सब उधर भेज दो। के पॉजिटिव का क्या हो जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। अब देखना जरा यहाँ पर हमें KCl का वैल्यू ये दिया गया 149.9, मतलब ये तो हमें पता है, लेकिन Cl माइनस का नहीं पता है, कहीं Cl माइनस का दिया गया है, नहीं दिया गया है। Cl माइनस आता किसमें भाई साहब, NaCl में आता है, तो यहाँ पे NaCl को हम उठा के यूज करेंगे, NaCl से फायदा निकालेंगे अपना। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl क्या हो जाएगा Na पॉजिटिव का प्लस Cl माइनस का, हमें Cl माइनस का निकालना है, तो Cl माइनस का निकालो, निकालो Cl माइनस का, क्या हो जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव का। देखो NaCl का वैल्यू कितना है 126.5, 126.5 माइनस Na पॉजिटिव का कितना है 50.1, ये दिया गया था ना, Na पॉजिटिव का लिख दिया हमने, तो यहाँ से Cl माइनस का आ जाएगा तुम्हारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, माइनस करो दोनों को, ठीक है, और जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा ये 76.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, ठीक है, के पॉजिटिव का, तो KCl का वैल्यू कितना था 149.9 माइनस Cl माइनस का कितना है 76.4, माइनस कर दो इसको, तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 73.5, 73.5। यूनिट का खास तौर पे ध्यान रखना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यूनिट गलत लिखोगे तो फिर नंबर कट जाएंगे। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया, मीटर स्क्वायर क्यों नहीं आया, क्योंकि तुम देखो ना यहाँ पे जितनी भी वैल्यू दी गई है यहाँ पर सब साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर में दी गई है, इस तरीके से ये तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9, 2023 और 2025 में पूछा गया, ये बहुत जरूरी है, देख लेना क्या है, व्हाट शुड बी द साइन पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर E नॉट ऑफ सेल एंड स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस पर भैया E नॉट की वैल्यू और डेल्टा G नॉट की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए कि नेगेटिव होनी चाहिए, वो बताओ, जैसे कि स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो। भाई सीधी सी बात है, जो तुम्हारा E नॉट ऑफ सेल है ये तुम्हारा पॉजिटिव होना चाहिए, और जो तुम्हारा डेल्टा G नॉट है ये तुम्हारा नेगेटिव होना चाहिए। अगर ऐसा है तो जो तुम्हारी रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अगला पूछा गया था स्टेट फैराडेज फर्स्ट लॉ, तो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जितना ज्यादा करंट जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, ठीक है, उतना ज्यादा वहां पर केमिकल रिएक्शन होगा, यही कहता है भैया, सीधी बात है। तो आंसर इसका ये लो जी, पहला वाला का मैं बता दी, दूसरे का ये फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है, द अमाउंट ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन, जो केमिकल डिकम्पोजिशन होगा, केमिकल रिएक्शन होगी अकरिंग एट एनी इलेक्ट्रोड बाय पासिंग करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोड। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी उतना ज्यादा केमिकल डिकम्पोजिशन होगा, मतलब केमिकल रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी। अगला क्वेश्चन देखो 2025 में पूछा गया था, पहला, ये बंसवाट लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। रीजन बताना है ऑन द बेसिस ऑफ E नॉट वैल्यूज, ठीक है, E नॉट वैल्यूज के अकॉर्डिंग या E वैल्यूज O2 गैस शुड बी लिबरेटेड एट एनोड, O2 गैस लिबरेट होनी चाहिए थी एनोड पे, लेकिन Cl2 गैस लिबरेट हो रही है, व्हाट इट इज Cl2 व्हिच इज लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा, मतलब होनी चाहिए थी ऑक्सीजन गैस लिबरेट,
ऑक्सीजन गैस निकलनी चाहिए थी, बट कौन सी निकली? Cl2 गैस। ऐसा क्यों हुआ? तो ये एक सीधा सा रीजन मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट बता रहा हूँ यहाँ पे। ऑक्सीजन निकलने के लिए ना एक ऑक्सीजन के साथ प्रॉब्लम है, वो ये ओवर पोटेंशियल, इसको ज्यादा पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है, तभी ऑक्सीजन गैस निकलेगी, समझ रहे हो? तो इसका रीजन वही हो जाएगा भैया, ठीक है, क्योंकि देखो ये लिखा है अल्थो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज सजेस्ट ऑक्सीजन शुड बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, ठीक है, लेकिन क्लोरीन गैस निकल रही है, क्यों? ड्यू टू ओवर वोल्टेज, बस इतना रीजन है। एक्स्ट्रा पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज वाटर टू ऑक्सीजन इज हायर देन दैट नीड फॉर क्लोराइड। ठीक है, मतलब तुम कहोगे कि वैसे तो ठीक है, वैसे तो सब बढ़िया है, ऑक्सीजन ही निकलनी चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन में बस दिक्कत ये ओवर पोटेंशियल की दिक्कत है, ज्यादा पोटेंशियल देना पड़ेगा, इसलिए ऑक्सीजन को हटा देते हैं, क्लोरीन ही सही है, Cl2 गैस ही बढ़िया है। होता ना जिंदगी में, पैसा तो भैया हमें करोड़पति बनना है, लेकिन यार मेहनत बहुत करनी पड़ती है, रिस्क लेना पड़ता है, इसलिए थोड़ा वैसे ही काम चला लेते हैं, समझ रहे हो? तो वैसे ही यहाँ पे होता है, ऑक्सीजन निकलनी चाहिए थी, बट भैया ज्यादा पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है, तो Cl2 होती है लिबरेट। अगला क्या है? कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। कंडक्टिविटी देखो, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है डाइल्यूशन से, लेकिन कंडक्टिविटी जिसको हम कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं वो डिक्रीज कर रही है डाइल्यूशन। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जो नंबर ऑफ आइंस होते हैं ना, नंबर ऑफ आइंस पर यूनिट वॉल्यूम, अब तुम उसको डाइल्यूट कर रहे हो, पानी डाल रहे हो, तो नंबर ऑफ आइंस पर यूनिट वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में जो आइंस होंगे उनकी संख्या कम हो जाती है, उनकी नंबर कम हो जाती है, ठीक है, और वही तुम्हारा कंडक्टिविटी होता है, इसलिए कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। देखो लिखा भी है द कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी इसको बोलते हैं, कंडक्टिविटी को, ऑफ एसिटिक एसिड ये डिक्रीजेस अपॉन डाइल्यूशन। क्यों? बिकॉज द टोटल नंबर ऑफ आइंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, although dilution increases the degree of dissociation of the weak electrolyte, the overall ion concentration drop because increase in volume outweighs the increase। भाई सारी बात लिखी हुई है, सीधा सा इतना सा रीजन है, नंबर ऑफ आइंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाते हैं डाइल्यूशन करने पे, इसलिए कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट, 2020 में पूछा गया था। इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस अ सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड। भाई साहब सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज के फायदे क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सॉल्ट ब्रिज के फायदे ध्यान रखना, पहली चीज तो ये सर्किट को कंप्लीट करता है, दूसरा ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है दोनों साइड, ठीक है। तो इसके कुछ फायदे एक दो याद रखना। यहाँ पे पूछा गया है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में सॉल्ट ब्रिज का यूज क्या होता है, तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये सर्किट को कंप्लीट करता है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट ये सब तो नहीं, ठीक है। तो ये सॉल्ट ब्रिज का एक बार जरूर देख लेना। अगला भैया फिर से न्यूमेरिकल आ गया एक, चलो पढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेगा। क्या लिखा है? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.2 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन इज इतना। मतलब तुम्हारा एक कंडक्टिविटी सेल है जिसमें तुमने फिल किया 0.2 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन आपने फिल किया, इसका रेजिस्टेंस कितना है भाई साहब? ये है 200 ohms, ठीक है। ओके, आगे लिखा है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, कंडक्टिविटी सेल सेम है, उसका उसको जब फिल किया 0.05 मोल पर लीटर KCl से, तो वहां पर रेजिस्टेंस है 620 ओम। यानी कि दूसरे पार्ट में हम लिख रहे हैं कंडक्टिविटी सेल सेम है, बट उसमें हमने इस बार क्या किया 0.05 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन को डाला, तो रेजिस्टेंस कितना है वहां पर? 620 ओम्स, ठीक है। पूछा क्या गया है? कैलकुलेट द कंडक्टिविटी, कप्पा यानी कि कंडक्टिविटी पूछी गई है, एंड मोलर कंडक्टिविटी पूछी गई है, किस वाले की? 0.05 मोल पर लीटर KCl वाली। मतलब इसकी तुमको एक तो कंडक्टिविटी निकालनी है जिसको कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा तुम्हें निकालना है इसका मोलर कंडक्टिविटी। एक चीज और आगे दी गई है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोल पर लीटर, 0.2 मोल पर लीटर वाले की कंडक्टिविटी की वैल्यू दी गई है कितना? 0.0248। मतलब यहाँ पे कप्पा की वैल्यू दे दी गई है 0.0248 शाइमन सेंटीमीटर इनवर्स। चलो जी, अब देखो निकालने की कोशिश करते हैं, वैसे मैं डिटेल में इसको बता सकता हूँ ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया, बट हम यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहे हैं। हमें यहाँ पर सबसे पहले कप्पा की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी? कप्पा की। तो फॉर्मूला क्या होता है कप्पा का, बताओ जी। फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे कंडक्टिविटी का? जैसे R इक्वल टू होता है रो एल वाई, बचपन में पढ़ते आ रहे हो रेसिस्टेंस का। तो कप्पा क्या होता है? ये जो आपकी रेसिस्टिविटी है इसका उल्टा, तो सभी को उल्टा कर दो, 1/R इक्वल टू 1/रो, और यहाँ हो जाएगा A अपॉन में L। तो 1/रो इसको हम कप्पा लिखते रहे जा रहे, ठीक है। 1/रो मतलब कप्पा। तो कप्पा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कप्पा इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा क्या? L अपॉन में R इंटू A, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर क्या क्या चाहिए? एक तो हमें रेसिस्टेंस चाहिए, रेसिस्टेंस तो भैया पता है 620 ओम दिया गया है, और दूसरा हमें लेंथ चाहिए, एरिया चाहिए, LYA ये चाहिए। तो LYA भैया कैसे निकाल सकते हैं? LYA कैसे निकाल सकते हैं बताओ? मैंने कहा भाई साहब
एल बाई ए होता क्या वैसे? मैंने कहा ये तो सेल कांस्टेंट होता है जी स्टार, और सेल कांस्टेंट भैया सेम होता है कंडक्टिविटी सेल का, तो पहले वाले में भी कंडक्टिविटी सेल और दूसरे वाले में कंडक्टिविटी सेल सेम है, तो यहाँ पे दोनों में ही जो तुम्हारा सेल कांस्टेंट होता है, जो तुम्हारा जी स्टार होता है ना सेल कांस्टेंट, जिसको एल वाई ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कांस्टेंट होगा दोनों केसेस के अंदर। तो फर्स्ट वाले केस के अंदर हम ये एल वाई ए की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में आओ भाई साहब, हम आगे फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले में हम एल वाई ए निकालने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि अभी हमने ये वाला फॉर्मूला निकाला था ना, इसी को हम यहाँ के रख रहे हैं, ठीक है। हमें क्या निकालना है? एल वाई ए निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है? ये था 1/r इक्वल टू कप्पा ए अपॉन में एल, ठीक है। हमें एल वाई ए चाहिए, ठीक है, निकाल लेंगे, हमें कप्पा की वैल्यू पता है, हो जाएगा 1 अपॉन में आर की वैल्यू यहाँ पे 200 ओम है, ठीक है, इक्वल टू कप्पा, कप्पा की वैल्यू 0.248 है, 0.248 इनटू ए अपॉन में एल, ठीक है। ठीक है भैया, तो ए अपॉन में एल क्या आ जाएगा तुम्हारा? ए अपॉन में एल आएगा तुम्हारा, देखो वैसे आराम से तुम सॉल्व कर सकते हो, बट यहाँ पे कैसे आएगा? यहाँ पे ये आएगा 1 अपॉन में 200 इंटू 0.248, इसको उल्टा कर दो ना, हमें एल वाई ए चाहिए, तो एल वाई ए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 200 इंटू 0.248, ठीक है। कैसे भी तुम निकाल सकते हो, मतलब ये ऐसे निकलेगा ओवरऑल। इसको तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तुम्हारा आएगा कुछ 4.96, 4.96, ठीक है। इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर में ही था ये, ठीक है। तो एल वाई ए की वैल्यू आ गई, अब यहाँ पुट कर दो, यहाँ पे एल वाई ए की वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर देंगे, ठीक है। तो एल वाई ए की वैल्यू आई 4.96, ठीक है, और 1 अपॉन आर, ठीक है, तो 1 लिखा, अपॉन में आर रेसिस्टेंस कितना था? 620 था, और एल वाई ए की वैल्यू हमने निकाल दी 4.96, ठीक है। तो यहाँ पे कप्पा की वैल्यू आ जाएगी, इसको तुम डिवाइड कर लेना, कप्पा की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 0.008, ठीक है। यूनिट क्या होती है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हो, ठीक। थोड़ा सा बस फॉर्मूला का खेल है, तुम्हें इतना समझना है कि जो सेल कांस्टेंट होगा वो दोनों में सेम होगा। पहले वाले से फॉर्मूला से हम सेल कांस्टेंट निकालेंगे, दूसरे वाले में पुट कर देंगे, निकल जाएगा। एक चीज और पूछी गई थी, क्या? मोलर कंडक्टिविटी और निकालनी है। अरे निकाल देंगे, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लिखो भाई साहब पटाख से। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कप्पा, सेंटीमीटर में है तो इंटू 1000 भी कर देते हैं, और अपॉन में क्या लिखते हैं हम? कंसंट्रेशन लिखते हैं, कंसंट्रेशन कितना है। तो हमें यहाँ पे सारी चीज पता है भाई, कप्पा हमने निकाल लिया, कितना निकला? 0.008 ही निकाला ना अभी, तो 0.008 कप्पा निकाल लिया, इनटू हमने कर दिया 1000, और अपॉन में कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कितना है? 0.05, 0.05। इसको आप सॉल्व कर लेना आराम से, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी तुम्हारी निकल आएगी यहाँ पे 160 कुछ आएगी, 160 यूनिट, वही साइमन सेंटीमीटर इन स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। बस फॉर्मूला का खेल है, और डिटेल में मैं समझा सकता था एक एक स्टेप, इसको ऐसे कर सकते, वैसे कर सकते, अलग अलग तरीके हैं सॉल्व करने के भाई। टाइम की दिक्कत है, यूट्यूब पे लोग लंबे लेक्चर थोड़े कम देखते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सीबीएसई 2023 में पूछा गया था, मरकरी सेल डिलीवर्ड अ कांस्टेंट पोटेंशियल, ठीक है, कांस्टेंट पोटेंशियल। मरकरी सेल में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर कोई भी तुम्हारे आयंस नहीं होते हैं, ठीक है, कोई आयनिक पार्ट, लिक्विड पार्ट नहीं होता है जो कि टाइम के साथ गायब हो, इसलिए इसका कांस्टेंट रहता है पोटेंशियल हमेशा। दूसरा था यहाँ पर इन द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्यों यूज करते हैं हम यहाँ पर? डायरेक्ट करंट हम इसलिए यूज करते हैं इसके अंदर, क्योंकि अगर, सॉरी उल्टा बोल दिया, इन द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस डायरेक्ट करंट इज नॉट यूज। डायरेक्ट करंट को हम क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि अगर डायरेक्ट करंट हम यूज करते हैं तो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, वो डिकम्पोज कर जाता है, जिससे कि उसका कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है, ठीक है। जब कंसंट्रेशन चेंज हो गया तो यह वैल्यू फिर इधर उधर हो जाती है, इसलिए वहां पर हम अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस जो हम डिटरमाइन करते हैं। वन शॉट लेक्चर में पढ़ा रखा था डिटेल में। तो देखो पहले वाला का आंसर वही लिखा है, इन द मरकरी सेल द ओवरऑल रिएक्शन जो होती है डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन द सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन कैन चेंज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। तो कोई भी आयन इन्वॉल्व होता नहीं है ना, जिसका कंसंट्रेशन चेंज हो सकता है टाइम के साथ, इसलिए इसका जो पोटेंशियल है वो लगभग 1.35 वोल्ट का होता है, वो कांस्टेंट रहता है। दूसरे में देखो, when direct current is applied, ions in the solution move towards electrode or opposite charge, causing their decomposition। यही है मेन चीज, डिकम्पोज हो जाता है और कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है, इसलिए हम अल्टरनेट करंट यूज करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, एज इट डज नॉट चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 में पूछा गया था। नेम द सेल विच, देखो पहला यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में कौन सा सेल यूज किया गया था? तो लिख देंगे H2O2 फ्यूल सेल।
अगला देखो, इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एंड इन्वर्टर्स। कौन सा यूज होता है ऑटोमोबाइल एंड इन्वर्टर्स में? पढ़ाया था ना भाई साहब, है लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी यही इन्वर्टर्स में ऑटोमोबाइल्स के अंदर यूज होती है। इज सुइटेबल फॉर हियरिंग एड्स एंड वॉच। लो करंट की जरूरत पड़ती है, तो वो कौन सा होता है तुम्हारा भाई? बटन सेल छोटा सा होता है जो, क्या बोलते हैं उसको? मरकरी सेल। स्पेलिंग थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, मरकरी सेल, ठीक है। चौथे में क्या पूछा? डज नॉट गिव स्टेडी पोटेंशियल यूज्ड इन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर्स आ गया भाई साहब, तो कौन सा होगा यहाँ पर बोलो जी? ड्राई सेल। देखो एक एक चीज में डिटेल में आपको समझा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर टाइम की दिक्कत होती है, यूट्यूब पर बच्चे देखते नहीं है पूरा लेक्चर, ठीक है। जहाँ मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ तो एक एक चीज बहुत डिटेल में समझाता हूँ, लेकिन वहाँ पे फिर भैया 4-5 घंटे का लेक्चर बन जाता है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ खत्म करना है, ठीक है। ओके, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 15। सजेस्ट टू मटेरियल्स अदर देन हाइड्रोजन दैट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल इन फ्यूल सेल। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो हाइड्रोजन यूज कर सकते हो, ऑक्सीजन यूज कर सकते हो, और क्या यूज कर सकते हो आप? मीथेन यूज कर सकते हो, ठीक है। आप मीथेनॉल भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो पूछे गए थे, हमने बता दिया यहाँ पर, ध्यान रखना। अगला देखो 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस ऑफ KCl विल हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? कप्पा इंटू 1000 अपॉन में C। 1000 तो वो हम चेंज करने के लिए करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे समझो, जो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? कंसंट्रेशन के, ठीक है। यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन डिफरेंट डिफरेंट दिया गया है, पहले में 0.01 है, दूसरा 1 मोलर है। तो पूछा गया सबसे ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू किसकी होगी? तो सीधी सी बात है, जिसका कंसंट्रेशन सबसे कम होगा मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। सबसे कम कंसंट्रेशन कौन सा है? पहले वाले का, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। अगला देखो क्या है? कंडक्टिविटी ऑफ, ये कंसंट्रेशन दिया गया, मीथेनॉइक एसिड इज इतना। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, फॉर्मूला क्या होता है? कप्पा इंटू 1000 अपॉन में कंसंट्रेशन। और क्या पूछा गया? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर मिथेनॉइक एसिड इज इतनी। दूसरा हमसे पूछा गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन में ये है, यही होता है ना, उल्टा तो नहीं लिख दिया? नहीं नहीं, उल्टा नहीं लिख दिया सही है, ठीक है। ओके, निकाल लेते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं। सबसे पहले वैल्यू लिखो कप्पा, यानी कि कंडक्टिविटी की, जो कि दी गई है 2 इंटू 10 की पावर -3। लिख दो 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 1000, इसको भी हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। अपॉन में कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन हो गलत कर दिया, वो कंडक्टिविटी नहीं दी गई थी, वो कंसंट्रेशन था। यही होता है जल्दबाजी में, आराम से पढ़ो। देखो मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, यस निकाल रहे हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू, सबसे पहले लिखेंगे कप्पा। कप्पा की वैल्यू क्या है? कंडक्टिविटी ऑफ 2 इंटू 10 की पावर -3 मोलर, ये है कंसंट्रेशन की वैल्यू ऑफ मिथेनॉइक एसिड इज 8 इंटू 10 की पावर -5 शाइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये है कंडक्टिविटी की वैल्यू कप्पा की। तो ये कप्पा की हम वैल्यू रख देंगे 8 इंटू 10 की पावर -5, और 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 अपॉन में कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कितना था? 2 इंटू 10 की पावर -3, 2 इंटू 10 की पावर -3। अभी 10 की पावर -3 को ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? है 3 + 3 6 हो जाएगी 10 की पावर, फिर वो माइनस करोगे तो वहां पे 10, समझ रहे हो? तो ऐसे तुम इसको सॉल्व कर लेना, बढ़िया से कट वगैरह कर लेना, बहुत आसान है वैसे बता दूं। 10 की पावर -3 है ना, इसको तुम ऊपर लेके जाओगे, ठीक है। तो 10 की पावर +3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगी? 10 की पावर 6 हो जाएगा। कैलकुलेशन ये अगर कर रहे हो तो ऊपर जाके हो जाएगा 10 की पावर 6। 6 में से 5 गई, कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 10 की पावर 1, मतलब यहाँ पे सिर्फ 10 बचेगा। और इसको कर दो 2 4 जा 8, तो 4 को 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी 40 यूनिट साइमन सेंटीमीटर इन स्क्वायर मोल इनवर्स। कैलकुलेशन बहुत ईजी थी वैसे, मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, ठीक है। कैलकुलेशन आप खुद करना, बट मैंने बता दिया थोड़ा सा कैसे होगा। उसके बाद अल्फा पूछा गया था हमसे, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलर कंडक्टिविटी अभी निकाली भैया ये 40। फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वो दी गई थी, देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर मिथेनॉइक एसिड इज 404, ठीक है। इसको आप कट वगैरह कर लेना तो ये आएगा 0.099, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अगला देखो, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, फैराडे का सेकंड लॉ, ठीक है। और पूछा गया है यहाँ पर कोरोजन, ठीक है। तो फैराडे का सेकंड लॉ क्या होता है? इट स्टेट्स दैट व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उसमें आप सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर रहे हो, मतलब उनको दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया, ठीक है। तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो वहां पर इलेक्ट्रोड पे आपको मिलेंगे,
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे टू देयर इक्विवेलेंट वेट्स। वैसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो W1 अपॉन में W2 इक्वल टू में E1 अपॉन में E2। तो ये फैराडे का सेकंड लॉ मैंने पढ़ाया था, वन शॉट लेक्चर नहीं देखा देख लेना, ठीक है। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन क्या होता है? कोई भी तुम्हारा मेटल का सामान होता है तो जो वो मेटल होता है ना वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड की लेयर बना लेता है अपने ऊपर, ठीक है, जिससे कि हमारा वो मेटल टाइम के साथ खराब होता जाता है, इसको हम कोरोजन बोलते हैं। जैसे कि तुम्हारा लोहे का सामान होता है उस पर ब्राउन ब्राउन लग जाता है, उसको समझ रहे हो, रस्टिंग बोलते हैं जिसको, तो वो कोरोजन ही होता है। चांदी की चीज होती है जो सिल्वर की होती है, जैसे मम्मी तोड़िया पहनती है पैर में, पायल बोलते हैं जिसको, तो उसके ऊपर काले काले से धब्बे लग जाते हैं टाइम के साथ, तो वो सब क्या होता है? कोरोजन होता है, ठीक है। तो कोरोजन क्या है? तुम्हारा एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ही है जिसके अंदर मेटल क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है मेटल ऑक्साइड के अंदर, या कुछ और भी सॉल्ट्स होते हैं भाई, लूजिंग इलेक्ट्रॉन, भैया ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज ही करेगा, ठीक है। टू ऑक्सीजन एंड अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस फॉर्म अ कोटिंग ऑन द मेटल सरफेस, मेटल सरफेस पे कोटिंग बन जाती है। एग्जांपल दिए गए, रस्टिंग ऑफ आयरन, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर सरफेस, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, पढ़ाया था वन शॉट में सारी चीज। अगला क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022 में था ये क्वेश्चन, है हमारे टाइम में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। सॉल्यूशंस ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट्स ए एंड बी आर डाइल्यूटेड, ए और बी दो इलेक्ट्रोलाइट हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट देखो, इलेक्ट्रोलाइट है तुम्हारा, एक ए है एक बी है, इसको क्या किया जा रहा है भैया? डाइल्यूशन किया जा रहा है, यानी कि कंसंट्रेशन कम किया जा रहा है, ठीक है। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बी इंक्रीजेस 1.5 टाइम्स, जो मोलर कंडक्टिविटी थी वो बी की कितने टाइम्स बढ़ी? 1.5 टाइम्स बढ़ गई। while that of A is increased 25 times, A की कितने टाइम्स बढ़ी? 25 टाइम्स बढ़ी। Which of the two is a strong electrolyte? तो दोनों में से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टिविटी होता है वो जब हम डाइल्यूट करते हैं तो धीरे धीरे बढ़ता है, तो बी जो तुम्हारा होगा ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। क्यों? क्योंकि इसका मोलर कंडक्टिविटी कम बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, बी वाला पूछा गया। जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है कर देंगे। ग्राफिकली शो द बिहेवियर ऑफ ए एंड बी, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पे एक्स एक्सेस पे ले लो कंसंट्रेशन और यहाँ पे ले लो मोलर कंडक्टिविटी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कैसे बनता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन है? बी है, तो ये बी का हो गया, और ए का इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ये तुम्हारा वीक इलेक्ट्रोलाइट का हो गया ए का, ठीक। देखो वही लिखा है, बी इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, द मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्लोली विद सॉल्यूशन एज देयर इज नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस, समझा रखा था मैंने, और ग्राफ मैंने आपको बताई दिया कैसे बनाना है, ठीक है। ओके अगला देखो, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, फैराडेज लॉ वगैरह से रिलेटेड है, पूछे जाते हैं अक्सर इस तरीके के। देखो ये क्वेश्चन था ना, यूं चुटकियों में करेंगे इसको। देखो क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ एजी डिपॉजिटेड एट द कैथोड व्हेन द करंट ऑफ 2 एम्पियर, भैया करंट दिया गया 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा हो है, वाज पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 फॉर 15 मिनट्स, कितने टाइम के लिए फ्लो हो रहा है? 15 मिनट्स। इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो तो क्या हो जाएगा, 50 इंटू 60 सेकेंड्स। और क्या दिया गया? मोलर मास ऑफ Ag दिया गया 108, 108 ग्राम पर मोल। कितना मास डिपॉजिट होगा? तो कितना मास डिपॉजिट होगा, वेट कितना डिपॉजिट, सीधा फॉर्मूला बताया था m से, वैसे देखो तो मास डिपॉजिट हो उसको हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितना डिपॉजिट होगा, तो क्या होगा, फॉर्मूला था डायरेक्ट ZIT, ठीक है, ZIT। हमें यहाँ पर I पता है 2 एम्पियर, भैया बहुत अच्छी बात, टाइम भी हमें पता है यहाँ पर, ये दिया गया, Z की वैल्यू नहीं पता, और Z इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर, Z को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z इक्वल टू होता है भाई साहब मोलर मास और अपॉन में NF, ये होता है। तो लिख लो M इक्वल टू Z की जगह हमने लिखा क्या, मोलर मास नहीं, मोलर मास होता है, मोलर कैसे लिख दिया, Z इक्वल टू होता है मोलर मास अपॉन में NF, तो Z इक्वल टू हमने लिख दिया मोलर मास अपॉन में N इंटू F इंटू I इंटू में T, वैल्यू को पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, मास इक्वल टू, मोलर मास कितना दिया गया है Ag का 108, लिख दो, अपॉन में N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, यार चुटकियों में निकाल दोगे, AgNO3 है ना, AgNO3 है ना, किसमें टूटेगा, Ag पॉजिटिव, Ag प्लस NO3 माइनस, हमें Ag का निकालना है ना, तो जो Ag पॉजिटिव होगा ना ये कितने इलेक्ट्रॉन खाएगा 1 मोल बनाने के लिए, Ag प्लस 1 मोल इलेक्ट्रॉन को खाएगा और Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ N की वैल्यू कितनी आई, 1 आई, ठीक है, तो N की जगह हमने लिख दिया 1, और F की वैल्यू देखो दी गई है 96500, I मतलब करंट 2, टाइम कितना था 50 इंटू 60, 15 इंटू 60 सेकेंड। इसको भाई साहब तुम सॉल्व कर लो बढ़िया से, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, काट लेना जहां कट रहे हो, सीधा मास आ जाएगा तुम्हारा 2.01 ग्राम, यही मास आएगा इसी का, ये किसका है,
मास ऑफ एजी डिपॉजिटेड, जो पूछा गया था कितना मास डिपॉजिट होगा एजी, सीधा फॉर्मूला लगाओ भाई साहब, ठीक। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, आधे क्वेश्चन अपने पूरे हो गए। क्वेश्चन नंबर 21, इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव्स लाइक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उल्टी तरीके से बिहेव कब करने लगता है, जो बाहर से तुम पोटेंशियल लगा रहे हो ना वो ज्यादा लगा दो, तो यहाँ पर ई तीसरा वाला सही हो जाएगा आई थिंक। एक्सटर्नल पोटेंशियल जो लगा रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू ई नॉट ऑफ सेल, थर्ड वाला आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। बताया था गैल्वेनिक सेल तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करने लग जाता है, तब कब, जब बाहर से तो एक्सटर्नल से तुम पोटेंशियल लगा रहे हो वो ज्यादा लगा दोगे एज कम्पेयर टू सेल पोटेंशियल। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोल पर लीटर, ये कंसंट्रेशन दिया गया है, ठीक है। मोलैरिटी दी गई है, सॉल्यूशन ऑफ CH3COOH इज 3.905 into 10 की पावर -5 7 सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्या दिया गया है तुम्हें, 3.9, ये कप्पा दिया गया है कंडक्टिविटी, और ये क्या है तुम्हारा कंसंट्रेशन मोलैरिटी। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हमें मोलर कंडक्टिविटी पूछी गई है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा गया है, और यहाँ पे कुछ हमें दिया गया है। यार निकाल दोगे ना, कौन सी बड़ी चीज है, चुटकियों में निकालेंगे भाई साहब। फर्स्ट पार्ट जो दिया गया है वो मैंने बता दिया, यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला कप्पा इंटू 1000 और अपॉन में सी कंसंट्रेशन। कप्पा की वैल्यू क्या हमें पता है सर जी, कप्पा की वैल्यू अरे सर पता है 3.905, 3.905 इंटू 10 की पावर -5 अभी दिया। कंसंट्रेशन भी भैया पता है 0.001, सॉल्व भी तो करना है, कर लोगे। 0.001 को क्या लिख सकते हो यहाँ पर, है क्या लिख सकते हो, इसको तुम हटाओगे तो ऊपर 10 की पावर 3 करना पड़ेगा, बट हम एक चीज लिखना भूल गए, यहाँ पे 1000 और लिखना है, कप्पा इंटू 1000 और था, तो यहाँ पे 1000 को हम 10 की पावर 3 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा, देखो देखो ये पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, खत्म। -5 + 3 कितना बचेगा, देखो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू 3905, ठीक है। 10 की पावर -5 + 3 हो जाएगा, 5 3 10 की पावर -2 बचेगा, कितना बचेगा, 5 में 3 गई 2, ठीक है, -2 बचेगा। तो -2 से तुम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, मतलब अपॉन में देखो, जैसे कि 10 की पावर -2 को है ना, तो 10 की पावर 2 को हम नीचे लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको तुम डिवाइड करो, कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा 39.05। कैसे भी सॉल्व कर लेना, आपकी अपनी मर्जी है, आंसर तुम्हारा इतना आएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद क्या पूछा गया था इसमें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल देते हैं भाई साहब। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी जो कि हमने अभी निकाल ली है 39.05, ठीक है, अब वन में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। भाई साहब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या दी गई है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भैया नहीं दी गई है तो फिर निकालने की कोशिश करते हैं। CH3COOH की बात हो रही ना, तो निकाल लेते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH। कैसे निकालेंगे भैया, ये ऐसे निकालेंगे कोलास्ट्रो लगा के, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO माइनस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है। देखो निकल जाएगी, CH3COO की देखो दी गई है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 40.9, क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया। H प्लस की और मिल जाए भैया, H प्लस की भी दी गई 349.6 गिवन थी क्वेश्चन में। ओहो, इनडायरेक्टली कोलरास लॉ भी लगवा लिया इन्होंने, तो इन दोनों को ऐड करो, आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा तुम्हारा आई थिंक 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यूनिट देख लेना, तो ये आ गया, इसको उठा के यहाँ पुट कर दो, अल्फा इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ये 390.5 और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल दी 390, थोड़ी सी गलती कर दी, 39.05 था, 39.05 ये था मोलर कंडक्टिविटी, नीचे था 390.5, समझ रहे हो, थोड़ा सा ही बस अंतर है, तो 0.1 आंसर आ जाएगा यहाँ से। तुम्हारा वैल्यू निकालनी थी बस, कोलरास लॉ ने इनडायरेक्टली तुमसे लगवा लिया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन था डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो आपकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं थ्रू द स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके हम केमिकल रिएक्शन करवा लेते हैं। अगला पूछा है व्हाट हैपेंस इफ एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड बिकम्स ग्रेटर देन ई नॉट ऑफ सेल। कितनी बार बता चुका हूं अभी मैं आपको, तो सेल आपका उल्टी तरीके से बिहेव करने लगता है, पहले गैल्वेनिक सेल होता है फिर वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाता है। तो ये लिखा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस
used for production of electricity from the energy released during spontaneous chemical reaction। जो केमिकल रिएक्शन है वहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करी और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम यूज कर सकते हैं बाकी केमिकल रिएक्शन करवा के जो नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, अगर ज्यादा पोटेंशियल एक्सटर्नल पोटेंशियल ज्यादा अप्लाई कर दोगे यू नॉट सेल से देन तुम्हारी रिएक्शन उल्टी हो जाएगी और सेल जो तुम्हारा गैल्वेनिक सेल होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाता है, उल्टा उल्टा हो जाता है सारी चीज। अगला क्वेश्चन देखो 2020 में पूछा गया था, न्यूमेरिकल है। The electrical resistance of a column 0.05 मोलर KOH, कंसंट्रेशन दिया गया है हमको 0.05 मोलर, सॉल्यूशन ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, लेंथ दी गई है 50 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.625, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 5 × 10 की पावर 3 ओम, यानी कि रेजिस्टेंस दिया गया है 5 × 10 की पावर 3 ओम। कैलकुलेट इट्स रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। सीधा फॉर्मूला लगाना। देखो जी रेसिस्टिविटी क्या होती है, देखो बचपन में फॉर्मूला पढ़ के आ रहे हो, R = ρ L/A, पढ़ के आ रहे हो कि नहीं? बिल्कुल आ रहे हो भाई। तब हमें रेसिस्टिविटी निकालनी, यानी कि क्या ये रो निकालनी है, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा R × A और अपॉन में L, मल्टीप्लाई कर दो। रेसिस्टेंस कितना है 5 × 10 की पावर 3, 5 × 10 की पावर 3, एरिया कितना है 0.625 और अपॉन में लेंथ, लेंथ कितनी है 50 है। बस सॉल्व कर लो, रो आ जाएगा तुम्हारा रेसिस्टिविटी। ठीक है भाई साहब, वैसे यहाँ पे कट जाए 0.625 है ना, तो इसको आप पॉइंट उड़ाओगे तो नीचे 10 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, 10 की पावर से 10 की पावर 3 कट जाएगा तुम्हारा, बाकी इसको सॉल्व कर लेना तो रेसिस्टिविटी तुम्हारा आ जाएगा कुछ 62.5। यूनिट क्या होती है इसकी, ओम सेंटीमीटर रेसिस्टिविटी की। तो ये तुम्हारा रेसिस्टिविटी निकला। फिर क्या पूछा गया था, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी भी निकाल देंगे। कंडक्टिविटी मतलब कप्पा का फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इक्वल टू क्या होता है, कप्पा इक्वल टू बोलो, कप्पा इक्वल टू वैसे निकाल, फॉर्मूला से मैंने अभी निकाला था पीछे, डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, नहीं तो फिर इस फॉर्मूला से भी तुम डेराइव कर सकते हो। सब कुछ उल्टा कर दो तो कप्पा आ जाएगा 1/ρ, है ना। तो कप्पा इक्वल टू तुम्हारा होता है L अपॉन में R है, पहले मैं ड्राइव करा भी चुका हूँ, पीछे देखोगे आप। तो लेंथ कितनी है हमारी, लेंथ हमारी 50 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस कितना है 5 × 10 की पावर 3 और एरिया कितना है 0.625। ठीक है, तो इसको भी आप सॉल्व कर लेना यहाँ से, तो कप्पा तुम्हारा आ जाएगा 0.016 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, कैसे फॉर्मूला आया ये कप्पा का, आई होप आपको पता होगा, अभी मैंने जस्ट पीछे करवाया था एक न्यूमेरिकल में डायरेक्ट। ठीक है, और क्या पूछा गया था, मोलर कंडक्टिविटी, ये भी सीधा निकल जाएगा तुम्हारा। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन में C कंसंट्रेशन, कप्पा की वैल्यू अभी निकाल दी हमने 0.016 इंटू 1000 अपॉन में कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कितना है 0.05। इसको सॉल्व कर लेना, मोलर कंडक्टिविटी तुम्हारी आ जाएगी कुछ 320, यूनिट क्या आएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, अब आप चाह रहे एक एक कैलकुलेशन करवाओ भैया, ये कैसे आया वो कैसे आया, उसके लिए बंक शॉट लेक्चर देखना पड़ेगा थोड़ा डिटेल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuCl2 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो यहाँ पे E0 की वैल्यू वगैरह दी गई, तो ये जो E0 की वैल्यू दी गई ना, इनका ही यूज करके हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या बन, जैसे CuCl2 है तो CuCl2 टूटेगा Cu2 पॉजिटिव में एंड 2Cl माइनस में, और दूसरा तुम्हारा एक्वस सॉल्यूशन है तो पानी भी होगा H+OH-। अब देखना है कि कैथोड पे किसका रिडक्शन होगा, एनोड पे किसका ऑक्सीडेशन होगा। तो भैया कैथोड पे होता है तुम्हारा रिडक्शन, और रिडक्शन के लिए दो कैंडिडेट खड़े, एक कॉपर खड़ा है एक H+ खड़ा है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा। कॉपर एंड H+ में देखो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, E0 मतलब रिडक्शन पोटेंशियल होता है, कॉपर का देखो प्लस 0.34 और यहाँ पे H+ का 0.5 वोल्ट है, तो किसका हो जाएगा यहाँ पर रिडक्शन कैथोड पे, कॉपर का हो जाएगा। Cu2 पॉजिटिव आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा एंड Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे इसका हो गया रिडक्शन। ठीक है, एनोड पे देखो, एनोड पे भी भैया दो कैंडिडेट है, एक ये है वाटर वाला और एक Cl- है। अब देखो Cl का समझो यहाँ पर, तो आपका क्लोरीन है, इसका है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस 1.36, इसका रिडक्शन पोटेंशियल 1.36 वोल्ट है। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है तुम्हारा, इसका कितना है, मतलब H2O से जो निकला, इसका है प्लस 1.23 वोल्ट, तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है क्लोरीन का, है ना। तो ऑक्सीडेशन होना है यहाँ पे एनोड पे, तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का होना चाहिए क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो ये भैया ऑक्सीडेशन करेगा, है ना, तो ऑक्सीजन का होना चाहिए। बट उल्टा होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन को ना होके क्लोरीन का होता है, Cl2 का होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑक्सीजन का होगा अगर तो वो ओवर पोटेंशियल की प्रॉब्लम आ जाती है। देखो लिखा भी एट द एनोड द रिएक्शन विद द लोअर वैल्यू ऑफ E0 इज प्रेफर्ड व्हाट,
तो लो वैल्यू किसकी है, इसकी है, इसकी होनी चाहिए। बट ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन Cl माइनस गेट ऑक्सीडाइज्ड एट द एनोड टू प्रोड्यूस Cl2, बट Cl का हो जाता है, क्योंकि ध्यान रखना ऑक्सीजन के साथ दिक्कत किसकी है, ओवर पोटेंशियल की, ठीक है, इसलिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है थोड़ा सा यहाँ पे, पहले भी मैंने बताया था ये चीज आपको, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो 2018 में पूछा गया था, फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दी गई है हमें और यहाँ पे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दी गई, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, अरे यू निकाल देंगे, देखो डेल्टा जी नॉट दिया गया हमको, क्या हमको दिया गया डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -43600, ठीक है, और ईएमएफ ऑफ द सेल हमको निकालना है, अरे निकाल देंगे। डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है सर, ये होता है -NF ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू में -43600, ठीक है। हमें क्या निकालना है, ईएमएफ ऑफ द सेल, अरे निकाल लेंगे, तो ई नॉट ऑफ सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ सेल तुम्हारा हो जाएगा -43600, ठीक है, और -NF को तुम भेज दो नीचे, -NF को तुम भेज दो नीचे, वैल्यू को पुट कर दो -43600, ठीक है, अपॉन में माइनस 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 प्लस हो जाएगा, हटाओ इसको, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर एन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर एन की वैल्यू देख लो जरा, यहाँ पर जैसे कि AgCl में देखो, Ag किस में है तुम्हारा, Ag है 2 पॉजिटिव, ठीक है, 2 है ना, और Ag पे प्लस चार्ज है, 2 हो जाएगा, 2 से ही किस पे जा रहा है, सॉलिड है यहाँ पर 0, तो यहाँ पे पक्का इसने 2 इलेक्ट्रॉन की बात आई होगी। H2 देखो यहाँ पर, H2 देखो यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, बट यहाँ पर देखो 2H पॉजिटिव, एक H पे +1 बट 2 है यहाँ पे भी देखो 2 इलेक्ट्रॉन का हुआ होगा, 0 से +2 में गया ना, तो N की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी जी, 2 हो जाएगी। ये आना चाहिए भैया, 1 शॉट लेक्चर देखिएगा अगर नहीं आ रहा समझ में, 2 फैराडे क्या होता है 96500, ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, बाकी आप कट लेना, यहाँ पे थोड़ा सा 2 से कट जाएगा कुछ, ठीक है। अब ई नॉट की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 0.226 वोल्ट, ठीक है, सीधा ई नॉट ऑफ सेल आ गया। खैर यहाँ पर हमें ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना था, ये ई नॉट ऑफ सेल आ गया, बट हमें ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना था। ओके, कंसंट्रेशन देखो 1 मोलर नहीं है, 0.1 मोलर है, या देखो 1 एटीएम या 0.1 मोलर, तो कोई बात नहीं, नॉन इक्वेशन लगा लो आगे, ई नॉट ऑफ सेल हमने निकाल लिया, अब आगे नॉन इक्वेशन लगा लो, यहाँ पे क्या लगा लो साहब, नॉन इक्वेशन, तो उससे आप निकाल लोगे ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है, ई ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन में एन, फिर लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में देखो Ag ये सॉलिड है, इसको नहीं लिखना है, H प्लस इसका कंसंट्रेशन लिखना है, तो H प्लस का कंसंट्रेशन हम लिखेंगे, बट H प्लस के साइड में देखो 2 लिखा है, तो इसको पावर हो जाएगी स्क्वायर, और देखो Cl माइनस, ओके भैया इसको भी लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके, तो कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, बट ये 2 है, Cl माइनस 2 है ना स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, पावर में आ जाएगा 2, अपॉन में अब रिएक्टेंट की तरफ आओ, ये AgCl ये सॉलिड है, हटाओ, H2 गैस है, इसका कंसंट्रेशन लिख लेंगे, H2 गैस का, ठीक है, और बनी है तो कोई बात ही नहीं, अब वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे, ई ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल कितना निकाला 0.226 माइनस 0.059 अपॉन में एन, एन की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, एन की वैल्यू 2 थी ना यहाँ पर, या ठीक है, तो एन की वैल्यू 2 रख देते हैं यहाँ पर, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना है यहाँ पर, H प्लस का 0.1, तो ये हो जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर, फिर Cl माइनस का इसका भी है 0.1 का होल स्क्वायर, अपॉन में H2 इसका कितना है 1 atm है, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको भाई साहब, देखो ये लॉग वाली जो वैल्यू है ना, इसको तुम पूरे को सॉल्व करोगे, ये जो पूरा लॉग वाला है आराम से सॉल्व कर लेना, ये तुम्हारा कुछ आएगा लॉग 0.0001, इसको तुम लिख सकते हो लॉग, देखो ऐसे लिख सकते हो ना उसका 0.0001 है ना, तो 1 इंटू इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, देखो एक मिनट, लॉग को पहले साइड रखो, ये तुम्हारा आएगा, इसका सॉल्व करोगे 0.001, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर, 1 इंटू 10 की पावर -4, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा, तो यहाँ पर ये तुम्हारा आ जाएगा ई ऑफ सेल इक्वल टू 0.226, ठीक है, माइनस 0.059 अपॉन में 2 इंटू, यहाँ पे देखो लॉग 10 की पावर -4 क्या हो जाएगा, -4 log 10, और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे -4 आएगा ऊपर, पूरा सॉल्व करके आराम से सॉल्व कर लेना तुम, ठीक है, 2 से कट जाएगा -2 हो जाएगा, अब -2 को इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और फिर उसको वहां से ऐड कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ई ऑफ सेल तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे
4 वोल्ट। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आराम से आप कर लीजिएगा। डिटेल में देखना हो तो वन शॉट लेक्चर देखो, और भी मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के। अगला क्या था, फ्यूल सेल क्या होता है, बता दिया ऑलरेडी मैंने पहले। एडवांटेज क्या होते हैं भाई, देखो फ्यूल सेल के एडवांटेज ध्यान रखना। पहली चीज भैया, पॉल्यूशन इससे कम होता है। दूसरी, इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 25। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ Zn फ्रॉम ZnSO4। यार देखो ZnSO4 है ना, ये किस में तुम्हारा टूटेगा, ये टूटेगा Zn 2 पॉजिटिव में प्लस SO4 2 माइनस में। अब Zn 2 पॉजिटिव जो है तुम्हें 1 मोल कितने में मिलेगा, देखो भाई Zn 2 पॉजिटिव है ना, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को खाएगा, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को खाएगा एंड जिंक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 मोल, ये देखो जरा यहाँ पे 1 मोल जिंक तुम्हें कितने से मिल रहा है, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से। 2 मोल इलेक्ट्रॉन से तुम्हें 1 मोल जिंक मिल रहा है। 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना हो गया, 2 फैरेडे चार्ज। 2 फैरेडे चार्ज से तुम्हें 1 मोल जिंक मिल रहा है, तो चार्ज क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 फैरेडे, ठीक है। बिल्कुल। अगला देखो, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, अभी लिख के आ रहे हैं कितने सारे क्वेश्चंस में। अगला देखो यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन 27। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू अ मेटालिक वायर इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर इज पास फॉर 2 आवर्स, ठीक है, 2017 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो भाई सीधा सा एक काम करो, सबसे पहले टोटल चार्ज निकाल लो। यहाँ पे चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इक्वल टू होता है आई इंटू टी। करंट कितना है तुम्हारा 0.5 एम्पियर, और टाइम कितना है 2 आवर्स। 2 आवर्स को सेकंड में करो तो 2 आवर को मिनट में करोगे, 60 से मल्टीप्लाई किया मिनट में हो गया, फिर 60 से मल्टीप्लाई करा ये सेकंड में हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर तुम्हारा चार्ज कुछ निकल के आएगा 3600 कूलम। ये तुम्हारा टोटल चार्ज यहाँ पे फ्लो होगा इतना, ठीक है। अब इतने चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमें वो देखना पड़ेगा भाई साहब, ठीक। तो देखो जो तुम्हारा 1 फैरेडे चार्ज होता है यानी कि 96500 कूलम, इसमें तुम्हारे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन, इतने होते हैं, ठीक है। तो हमें कितने कूलम, यहाँ पे चार्ज कितना कूलम फ्लो हुआ 3600, तो 3600 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बताओ, क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन में तुम्हारा चला जाएगा 96500 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 3600 इलेक्ट्रॉन के, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको तुम सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो कुछ तुम्हारे आएंगे 2.25 इंटू 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन, इतने आएंगे। समझ गए कैसे आया, तो इसका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। अगला क्वेश्चन देखो, आंसर द फॉलोइंग, प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ए एंड बी। ए एंड बी स्ट्रॉन्ग होंगे कि वीक होंगे, तो देख लो यार, ये सीधा सा ए का स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तो ए तुम्हारा कैसा होगा, ए तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। बी का देखो यहाँ पर कर्व दिख रहा है, तो बी तुम्हारा वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, ठीक है। व्हाट हैपेंस ऑन एक्सट्रापोलेशन ऑफ मोलर कंडक्ट, मतलब इसे ये जो लाइन है ना इसको तुम आगे बढ़ाओगे तो भैया ए के साथ क्या होगा, बी के साथ क्या होगा, भैया ए तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये जाके कहीं तुम्हें मिल आगे, यहाँ पे ये जो मोलर कंडक्टिविटी लिया ना भाई यहाँ पे कहीं जाके मिलेगा जाके, तो यहाँ से तुमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी, ठीक है। जबकि ये जो बी वाला है इसको तुम कितने आगे बढ़ा लो, कितने आगे बढ़ा लो, ये कहीं मिलेगा ही नहीं जाके, तो इन्फिनिटी पे जाएगा। मोलर कंडक्टिविटी वाला जो आपने बाई एक्सिस पे ले रखा है कहीं मिलेगा ही नहीं है, तो बी वाले केस में हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं मिलेगा ग्राफ से, उसके लिए कॉलरास लॉ लगाना पड़ेगा, ठीक है। 29 देखो, व्हेन अ स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर, करंट है 2 एम्पियर, पास किया गया है दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल ए एंड बी से, ठीक है। एक में था ZnSO4, एक में है CuSO4। 2 ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट हुआ एट द कैथोड ऑफ द सेल बी, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, व्हाट मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड एट द कैथोड। अच्छा न्यूमेरिकल है भाई साहब, देखो कैसे करेंगे इसको। देखो भाई साहब दो चीजें हैं यहाँ पर, एक है तुम्हारा CuSO4, एक है ZnSO4। सबसे पहला क्या बोला गया है यहाँ पर, 2 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हुआ, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, करंट कितनी देर तक फ्लो हुआ होगा वो बताओ भाई साहब। तो टी हम कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पर बोलो, फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू में आई टी, हमें टी निकालना है, तो टी इक्वल टू में क्या हो जाएगा Q अपॉन में आई। भैया हमें करंट तो पता है, देखो दिया गया 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, बट भैया हमें यहाँ पे चार्ज नहीं पता, यहाँ पे चार्ज कितना फ्लो हुआ, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा कि भाई चार्ज कितना फ्लो हुआ होगा, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। देखो तुम्हारा है ये जैसे कि CuSO4, तो ये यहाँ पर किस में टूटेगा, Cu2 पॉजिटिव में एंड SO4 2 माइनस में, तो ये जो Cu2 पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है 2 ग्राम ऑफ कॉपर वर डिपॉजिटेड एट द कैथोड, तो ये Cu2 पॉजिटिव था, ये कैथोड पे जाएगा, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को खाएगा एंड कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, थोड़ा सा यहाँ पर हम अपने दिमाग का यूज करेंगे। देखो यहाँ पर हमको 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लगे, ठीक है, या 2 फैरेडे चार्ज लगा बोल सकते हो 1 मोल कॉपर को पाने के लिए, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दो या 2 फैरेडे चार्ज बोल दो 1 मोल ऑफ कॉपर को पाने के लिए। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ 2 ग्राम। तो इसको तुम सबसे पहले कॉपर जो 2 ग्राम दिया गया ना मास ऑफ कॉपर, इसको तुम मोल्स में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। जो तुम्हारा कॉपर है इसको नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर क्या होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास कितना है 2 ग्राम, मोलर मास कॉपर का दिया गया 63.5 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर तुम्हारे आ जाएंगे कितने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर तुम्हारे आ जाएंगे 0.315, 0.315 मोल। अब हमने ऐसा क्यों किया, हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर क्यों निकाले, देखो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया 2 फैरेडे चार्ज, 2 फैरेडे चार्ज, ठीक है। 2 फैरेडे चार्ज से तुम्हें कितने मोल ऑफ कॉपर मिल रहा है 1 मोल ऑफ कॉपर। बट यहां पर जो क्वेश्चन में हमको दिया गया है, क्वेश्चन में हम उल्टा करके लिख रहे हैं, क्वेश्चन में हमको दिया गया हमको 1 मोल ऑफ कॉपर नहीं मिला, यहाँ पर कितना मिला 0.315 मोल मिला। ग्राम में दिया गया था 2 ग्राम, हमने उसको मोल में कन्वर्ट कर लिया। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया हमको कितना मोल्स ऑफ कॉपर मिला 0.315 मोल कॉपर मिला। तो इतना कॉपर कितने चार्ज में मिलेगा भैया 1 मोल कॉपर कितने चार्ज से मिला 2 फैरेडे चार्ज से मिला, तो इतने मोल कॉपर कितने से मिलेगा बोलो भाई साहब 0.315 मोल ऑफ कॉपर कितने से मिलेगा बोलो, ये मिलेगा 2 फैरेडे। 2 फैरेडे का मतलब क्या हुआ फैरेडे को 96500 और मल्टीप्लाई 0.315 और अपॉन में 1 चला जाएगा, लिखो मत लिखो एक ही बात है। तो यहाँ से टोटल हमें चार्ज मिल गया, यहाँ से 0.315 मोल कॉपर यानी कि वही 2 ग्राम ऑफ कॉपर हमें कितने चार्ज से मिलेगा, मल्टीप्लाई कर लो भाई साहब। यहाँ पे हल्की सी कैलकुलेशन में हमसे गलती हुई लिखने में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो कॉपर थे ना यहाँ पे 0.0315 होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सही कर लो। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन आएंगे तुम डिवाइड करोगे, ये आएंगे तुम्हारे 0.0315 मोल, ठीक है। एक जीरो लगाना मैं भूल गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.0315, 0.315 जहां जहां लिखा था वहां 0.0315 लिखा है, बस इतना ही है 0.0315, ठीक है। तो उसका तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 6079.5 कूलम। मतलब चार्ज इतना फ्लो हुआ भाई साहब, इतना चार्ज फ्लो हुआ, हमें क्यू की वैल्यू मिल गई यहाँ पर, पुट कर दो यहाँ पे तो टी इक्वल टू हो जाएगा चार्ज कितना आया 6079.5 अपॉन में करंट, करंट कितना था 2 एम्पियर, ठीक है। इसको तुम डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा यहाँ पे 2 3 जा 3039.75 सेकेंड। तो टाइम तो हमने निकाल दिया, ठीक है, कि भाई कितनी देर तक करंट फ्लो हुआ होगा। और क्या बोला गया था व्हाट मास ऑफ जिंक वाज डिपॉजिटेड एट कैथोड ऑफ सेल ए, मास कितना जिंक का डिपॉजिट हुआ होगा, तो मास कितना डिपॉजिट हुआ होगा जिंक का, फॉर्मूला क्या था ZIT, बताया था ना भी ZIT, और ZIT क्या होता है मोलर मास ऑफ जिंक, जिंक का निकाले थे तो मोलर मास ऑफ जिंक अपॉन में NF इंटू IT, IT को हम क्या चार्ज भी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ IT की जगह हम Q लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो लिख दो भैया मोलर मास ऑफ जिंक दिया गया है 65 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो वहां पे हो गया 65 ग्राम पर मोल। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो होंगे देख लो ना भाई साहब, ZnSO4 है ना, तो यहाँ पे Zn2 प्लस होगा, यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव होगा, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ये खाएगा 1 मोल ऑफ जिंक में कन्वर्ट होने के लिए। तो यहाँ पे N की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई भाई साहब, तो N की जगह हम लिखेंगे 2 और F फैरेडे 96500 और I इंटू टी था ना जिसको हमने Q चार्ज अभी निकाला हमने 6079.5, 6079.5, बस सॉल्व कर लेना है, मास तुम्हारा आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर मास आ जाएगा कुछ तुम्हारा 303 पॉइंट करके कुछ आएगा, ठीक है, 303.975 आएगा कुछ, ठीक है। इतने ग्राम तुम्हारा जिंक यहाँ पे डिपॉजिट होगा, ठीक है। 29th क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, राइट द सेल रिएक्शन ऑफ अ लेड स्टोरेज बैटरी व्हेन इट इज डिस्चार्ज। तो ये तो याद करने वाली चीज थी, डिस्चार्ज में ये होता है Pb प्लस PbO2 ओवरऑल रिएक्शन लिखती है यहाँ पर। हाउ लॉन्ग द डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट चेंज व्हेन बैटरी इज डिस्चार्ज,
तो भैया सीधी सी बात है, जैसे जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है वैसे वैसे तुम्हारी जो डेंसिटी होगी वो कम होती जाएगी। ठीक है, देखो लिखा है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस बिकॉज वाटर इज फॉर्म्ड एंड सल्फ्यूरिक एसिड जो था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, कंज्यूम होता जा रहा है ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ बैटरी। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। 31 देखिए 2019 में पूछा गया था, क्रोमियम मेटल इज इलेक्ट्रोप्लेटेड यूजिंग एन एसिडिक सॉल्यूशन कंटेनिंग CrO2 कंटेन ओके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करी जा रही है, ये रिएक्शन दी गई है। कैलकुलेट हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ क्रोमियम विल बी डिपॉजिटेड बाय 24,000 कूलम्स, मतलब इतने चार्ज पे, इतने चार्ज जब करंट फ्लो होगा तो कितनी क्रोमियम जो होगी वो इलेक्ट्रोप्लेट हो जाएगी। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया। अगला क्या पूछा गया, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू इलेक्ट्रोप्लेट 1.5 ग्राम क्रोमियम 12.5 एम्पियर करंट में कितना, मतलब इतना ग्राम क्रोमियम कितने टाइम में इलेक्ट्रोप्लेट होगा अगर 12.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा होगा। देखो बहुत आसानी से निकाल सकते हो, कहते हैं सबसे पहला दिया गया हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ क्रोमियम, मतलब एक तरीके से मास बोला जा रहा है क्रोमियम का कितना होगा। तो देखो पहला वाला पार्ट मास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या था Z इंटू आई इंटू में T, यही था ना, बिल्कुल। दिया क्या गया है हमको, चार्ज दिया गया है यहाँ पर Q इक्वल टू 24,123 कूलम, इतना चार्ज। ठीक है, तो आई टी की जगह हम सीधा आई टी को हम क्यू भी लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू आई टी होता ना, बिल्कुल, तो आई टी को हम क्यू भी लिख सकते हैं। और जेड क्या होता है यहाँ पर, मोलर मास, मोलर मास अपॉन में एन एफ इंटू हो जाएगा, आई टी की जगह हमने क्यू लिख दिया। ठीक है, एम इक्वल टू मोलर मास किसके लिए निकाले, क्रोमियम के लिए। क्रोमियम का मोलर मास दिया गया है, एटॉमिक मास कितना 52 ग्राम पर मोल, तो लिख दो यहाँ पर क्रोमियम को लिख दे 52 अपॉन में एन एफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे होंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लेंगे हम यहाँ पर कैसे, ये देखो जो यहाँ पे रिएक्शन दी गई ना, इसमें देखो CrO3 है, ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, तो -2 इंटू 3 क्या हो गया, ओहो पूरा हट गया, दोबारा से लिखना पड़ेगा। चलो जी दोबारा से सॉल्व करते हैं इसको स्टार्टिंग। देखो हमसे ये पूछा गया है जब इतना चार्ज फ्लो होगा, कितना चार्ज 24 1 2 3 3 0 को इतना चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, तो कितने मास, हमें क्रोमियम का मास निकालना है, कितना मास होगा क्रोमियम का जो कि डिपॉजिट हो चुका होगा, इलेक्ट्रोप्लेट हो चुका होगा। तो देखो फॉर्मूला क्या था, जेड, वो मास का फॉर्मूला कैसे था, निकाला था हमने, एम इक्वल टू में था जेड इंटू आई इंटू टी। ठीक है, अब देखो आई इंटू टी, क्यू इक्वल टू होता है आई इंटू टी, समझना क्यू इक्वल टू होता है आई इंटू टी, और क्यू की हमें डायरेक्ट वैल्यू दी गई है 24,000 कूलम। तो ये तो हमारा काम बन गया भैया, बहुत आसान हो गया। तो आई टी की जगह हम यहाँ पे क्यू लिख देंगे, और जेड क्या होता है हमारा, जेड होता है हमारा मोलर मास अपॉन में एन एफ। ठीक है, और आई टी की जगह हम क्यू लिख देंगे। अब देखो मोलर मास हमको जिंक का दिया गया है, सॉरी मोलर मास क्रोमियम का दिया गया 52 ग्राम पर मोल, तो हमने लिख दिया 52 अपॉन में एन एफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर होंगे वो हमें चेक करना है। देखो आसानी से चेक कर लेंगे कैसे, देखो CrO3 है ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, क्रोमियम की यहाँ कितनी आएगी, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है तो यहाँ पे +6 आएगी, 3 2 6, यहाँ पे आएगी +6। ठीक है, अब यहाँ पे +6 से ये 0 में जा रहा है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। +6 से 0, 6 इलेक्ट्रॉन इसने खाए, देखो यहाँ पे लिखा भी है 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ गए। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 6 है, n की जगह हमने लिख दिया 6, f मतलब फेरेड है, फेरेड की वैल्यू देखो दी गई 96500 96500 इंटू क्यू, चार्ज ये रहा 24,123। ठीक है, 2 0 ये कट जाएंगे, बाकी आप बढ़िया से यहाँ पे कट कर लेना, तो यहाँ पे मात आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो कैलकुलेशन बहुत इजी होती है, मैं करा नहीं रहा जान पूछ के, बट तुम समझ लो, जैसे ये 6 है, 6 से सीधा काट लो, 6 4 जा 24, एक 0 और बचा, ये 0 रहा, ये फिर 2 से कट कर दो। ठीक है, तो ऐसे आराम से हो जाएगा, 5 से कट हो जाएगा, ये 5 8 जा 40, ये हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ से मास तुम्हारा आ जाएगा, तो इसको तुम डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेना, 2 पॉइंट करके कुछ आंसर आएगा यहाँ पे, 2.15 या 2.16 ऐसा कुछ आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये मास आ गया तुम्हारा, इतना क्रोमियम तुम्हारा इलेक्ट्रोप्लेट हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, ऊपर नीचे थोड़ी सी वैल्यू हो सकती है पॉइंट वाली, 2.16 या 2.15 जो भी आएगा सही होगा। और क्या बोला गया था, हाउ विल इट टेक टू इलेक्ट्रोप्लेट 1.5 ग्राम क्रोमियम यूजिंग 12.5 एम्पियर करंट, मतलब हमें करंट दिया गया है 12.5 एम्पियर। ठीक है, और यहाँ पे मास हमको दिया गया है, इस बार मास ऑफ क्रोमियम यहाँ पे दिया गया 1.5 ग्राम।
हमें टाइम निकालना है कि भाई कितने टाइम में इतना इलेक्ट्रोप्लेट हो जाएगा, निकाल देंगे। वही सेम फॉर्मूला तुम फिर से लगा दो, क्या, मास इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू में टी। इस बार हमें मास दिया गया है कितना 1.5, और जेड क्या होता है मोलर मास अपॉन में एनएफ। मोलर मास क्रोमियम का पता ही है, देखो 52 दिया गया है, और एन इंटू एफ, एन की वैल्यू पता ही है 6 है, और 96500 एफ की वैल्यू करा चुका हूं, इंटू आई, आई की वैल्यू कितनी है 12.5, मल्टीप्लाई टी, टी तो हमें निकालना है, तो हो जाएगा भैया टी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, बताओ भाई साहब, टी इक्वल टू में हो जाएगा 1.5 इंटू 6 इंटू 96500, ऊपर वाले तुम्हारे नीचे आ जाएंगे 52 इंटू 12.5, ठीक है। अब इसको तुम कट वगैरह बढ़िया से कर लेना, ठीक है, मैं सीधा यहाँ पे कैलकुलेट करके आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ सीधा आंसर लिख रहा हूँ, ये कुछ आएगा 1336.15, कुछ इतने सेकेंड्स तुम्हें लगेंगे इतने ग्राम ऑफ क्रोमियम को इलेक्ट्रोप्लेट होने में, ऐसे होगा, ठीक, वही सेम फॉर्मूला, बस इधर उधर बस थोड़ा बहुत वैल्यू करना है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, रीड द फॉलोइंग पैसेज, ये कुछ दिया गया, ठीक है, पढ़ लेना आप यहाँ पे, सीधा देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज कंडक्टिविटी डिक्रीज विद डाइल्यूशन। रीजन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ क्या होता है, कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों होती है, क्योंकि तुम्हारे नंबर ऑफ आइंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होते हैं, तो वही लिखा है, पहले भी ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वैसे आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl इज, इतना दिया गया है, कैलकुलेटेड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ, ये तुम्हें कंसंट्रेशन दिया गया है इतने पे। देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इक्वल टू में होता है मोलर कंडक्टिविटी अपॉन में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। हम KCl की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी देखो, मोलर कंडक्टिविटी तो नहीं पता भैया, मोलर कंडक्टिविटी इतने कंसंट्रेशन पर हमें मोलर कंडक्टिविटी देखनी है 0.01, अब ये टेबल में देखो 0.01, इतने कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दी गई है, देखो 141.0 दी गई है कि नहीं, यहाँ से मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl कितनी दी गई है 141.0, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, बस बढ़िया। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमको दी गई है, देखो यहाँ पे 150.0, बोलो भाई तब समझ में आ रहा है, बिल्कुल। तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू लिख दो, कितनी है 141.0, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की देखो दी गई 150.0, डिवाइड कर दो भैया, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड कर दोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 0.94, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इफ राहुल हैड यूज्ड HCl इंस्टेड ऑफ KCl, HCl यूज कर दिया, अगर वो KCl की जगह यहाँ KCl यूज किया है, देन मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कम होगी कि ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पर KCl। तो भाई देखो बात कुछ ऐसी है, जो HCl होता है ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी है, ये तुम्हारा टूटेगा H पॉजिटिव में Cl माइनस में, KCl है ये भी टूटेगा K प्लस में Cl माइनस में, बट यहाँ पर एक चीज है, जो H प्लस आयंस होते हैं इनका साइज थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू K पॉजिटिव। ऑल्सो एक चीज होती है, जो H प्लस होता है ना यहाँ पे, इसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है ना, जिसकी वजह से होता क्या, इसकी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा आती है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी कम आती है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो अगर HCl हम यूज कर देंगे KCl की जगह पर, तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू हमको ज्यादा मिलेगी। रीजन यहाँ पे दो हैं, एक रीजन यहाँ पे लिखा है क्योंकि भैया HCl फुली आयोनाइज होता है, KCl भी होता है, लेकिन H प्लस आयंस की हायर मोबिलिटी होती है देन K पॉजिटिव की, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी HCl की ज्यादा होगी। अगला यहाँ पर बोला गया कि अमित है क्लासमेट है राहुल का, उसने भी सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया CH3COOH के साथ, मतलब समझ लो राहुल ने किया था भैया KCl के साथ ये एक्सपेरिमेंट, इसने क्या किया सेम एक्सपेरिमेंट CH3COOH के साथ किया। तो भैया हमें एक पॉइंट बताना है जो कि दोनों में सेम होगा, और एक पॉइंट बताना है जो कि दोनों में डिफरेंट होगा। देखो सेम ये होगा HCl, देखो KCl और CH3COOH, KCl तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये पूरी तरीके से डिसोशिएट कर जाएगा, जबकि CH3COOH पूरी तरीके से डिसोशिएट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं, KCl पूरी तरीके से डिसोशिएट कर जाएगा, CH3COOH पूरी तरीके से डिसोशिएट 100% डिसोशिएट नहीं करेगा, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और सेम क्या होगा, दोनों में नंबर ऑफ आयंस सेम होंगे। KCl जो है तुम्हारा, KCl है ये टूटेगा K पॉजिटिव में Cl माइनस में, ठीक है, और CH3COOH ये भी तुम्हारा टूटेगा CH3COO माइनस में प्लस H पॉजिटिव में, है ना। तो ये दोनों सेम होगा, तो KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरी तरीके से डिसोशिएट करेगा रिस्पेक्टिव आयंस, जबकि CH3COH पूरी तरीके से डिसोशिएट नहीं करेगा। नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड होंगे वो सेम होंगे, और सेल कांस्टेंट भी दोनों में सेम होगा, क्योंकि उसमें फर्क ही नहीं पड़ता क्या है, वो तो LYA होता है सेल कांस्टेंट, वो सेम होगा। अगला देखो 33, असर्शन दिया गया गैल्वेनाइज्ड आयरन डज नॉट रस्ट, बिल्कुल सही बात है, गैल्वेनाइजेशन इसीलिए यूज किया जाता है। अगला जिंक हैज अ मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन आयरन, ये रीजन है,
रीजन क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है ई नॉट की, मतलब ई नॉट की वैल्यू बहुत कम है, ई नॉट की वैल्यू बहुत कम है। जब ई नॉट की वैल्यू बहुत कम है तो यहाँ पर जो जिंक है, ठीक है, जिंक है वो क्या कर जाएगा, खुद ऑक्सीडाइज कर जाएगा, खुद ऑक्सीडाइज कर जाएगा तो आयरन को बचा लेगा। समझ गए, तो भैया दोनों ये सही है। तो आंसर होगा ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड ए एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। दोनों बिल्कुल सही है और ए का रीजन ही है नीचे आर, बिल्कुल सही है। अगला देखो, कोरोजन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना, ऑक्सीजन, ठीक है, ये लिखा गया है। राइट डाउन द पॉसिबल रिएक्शन फॉर कोरोजन ऑफ जिंक अकरिंग एट एनोड। कैथोड का लिखना है एंड ओवरऑल पॉसिबल रिएक्शन लिखना है। तो भैया ये कोरोजन से है, आपको वही इक्वेशन लिखना है, देखो हो जाएगा। जिंक का है ना, तो क्या होगा, जो जिंक तुम्हारा होगा सॉलिड, ठीक है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ये क्या करेगा, जिंक जिंक कन्वर्ट हो जाएगा Zn2+ में, ठीक है, और साथ में ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो यहाँ पर एनोड पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। कैथोड वाली रिएक्शन यही हो जाएगी, तुम्हारी दी गई है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो एनोड पे क्या होगा, जिंक होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ऑक्सीडेशन हो गया ना, और कैथोड पे वही ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन को लेगा एंड 4 OH- में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप दोनों को ऐड करिए, दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे ओवरऑल पॉसिबल रिएक्शन को लिखने के लिए। तो देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 है, इस वाले को हम पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, नीचे भी ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। बाकी यहाँ पे देखो 2Zns आ जाएगा, O2 आ जाएगा वही, ठीक है, और यहाँ पे Zn2+ प्लस 4OH, ये मिलकर ZnOH का होल ट्वाइस, ये बना देंगे पीपीटी। पढ़ाया था वन शॉट में, एक बार देख लेना, याद करने वाली चीज है थोड़ा। अगला है स्टेट द लॉ विच हेल्प टू डिटरमाइन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कौन था कोलरास लॉ था हमारा, अभी हम लगा के आ रहे हैं। कोलरास लॉ से हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ होता है ना, वो तो कहीं मिलता ही नहीं है मोलर कंडक्टिविटी पर, अभी मैंने बताया था आपको, है ना। अगला है कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaSO4। CaSO4, ठीक है, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है हमें। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Ca कैल्शियम एंड सल्फेट आयंस की दी गई, देखो हमको दिया गया है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ca2 पॉजिटिव, एक सेकेंड, हमको दिया गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ca2 पॉजिटिव का कितना दिया गया, कैल्शियम का 119.0 और सल्फेट आयन का दिया गया है SO4 2- आयंस का कितना दिया गया है 160.0, ठीक है, यूनिट आप लिख लेना आगे। पूछा क्या गया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaSO4, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaSO4 पूछा गया है। तो जो तुम्हारा CaSO4 होता है ना, ये किस में टूटता है, ये टूटता है Ca2 पॉजिटिव में एंड SO4 2- में। तो क्या हो जाएगा, कोलरास लॉ के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं हम इसको, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ca2+ आयंस, Ca2++ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2-, वैल्यू को पुट करो, Ca2 पॉजिटिव का कितना है 119 प्लस SO4 का कितना है 160। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जैसे Ca2 पॉजिटिव है तो यहाँ पे 1 है तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे Ca का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता, अगर वो 2 होता तो हम यहाँ पर ये जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Ca2+ का लिख रहे हैं ना, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, थोड़ा पढ़ लेना, ना पता चले आप सीधा कॉपी पेस्ट कराए एग्जाम में, फिर कह रहे हो भैया मैं तो सही करके आया था, बट यहाँ पे समझ गए ना, यहाँ पे 1 लिखा है तो हमने कुछ नहीं लिखा। तो यहाँ पे दोनों को आप ऐड कर दोगे तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी CaSO4, दोनों को ऐड करोगे तो आई थिंक 279.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इतना आएगा, ठीक है, ऐड करना है, हो जाएगा। अगला देखो, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस किससे रिलेटेड है, इक्विवेलेंट वेट से। एटॉमिक नंबर वगैरह की बात ही नहीं होती, स्पीड की भी बात नहीं होती, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। और देखो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 में पूछा गया था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SN4+ से 2 पॉजिटिव का यहाँ पे E0 का वैल्यू दी गया है और Cr3+ Cr इसका E0 का वैल्यू दिया गया है। ये दोनों कपल्स को कनेक्ट किया गया तो सेल पोटेंशियल पूछा गया है भाई साहब। सेल पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पर, E0 ऑफ सेल क्या होता है, E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, यही होता है। अब यहाँ पे कैथोड कौन होगा, जिसका E0 का वैल्यू ज्यादा है, E0 का वैल्यू किसका ज्यादा है, SN4 इसका ज्यादा है, इसका पॉजिटिव में इसका नेगेटिव में है। तो यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिडक्शन होगा, क्योंकि E0 का वैल्यू ज्यादा है और रिडक्शन किस पे होता है जी, कैथोड पे होता है। तो ये तुम्हारा कैथोड हो जाएगा और ये दूसरा वाला है ये तुम्हारा एनोड हो जाएगा। वैल्यू को पुट करो, कैथोड क्या है +0.15, 0.15 माइनस ये क्या है -0.74, ठीक है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये तुम्हारा आएगा आई थिंक +0.89 वोल्ट्स, वी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2025 में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पे क्या है, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी दी गई है Al3+, ठीक है।
Al3 प्लस की एंड SO4 2 माइनस की एंड इतना, ठीक है। द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al2 SO4 का होल थ्राइस। देखो जो Al2 SO4 का होल थ्राइस ये टूटेगा तो 2 Al है तो ये टूटेगा तुम्हारा 2 Al3 पॉजिटिव में, SO4 3 है तो ये टूटेगा 3 SO4 2 माइनस में। हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पूछी गई है इसी की, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al2 SO4 का होल थ्राइस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, देखो Al कितने हैं पहले देखो यहाँ पे होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al3 पॉजिटिव, पहले यही है ना Al3 पॉजिटिव, लेकिन Al3 पॉजिटिव कितने हैं 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2 माइनस, लेकिन SO4 2 माइनस कितने 3 तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब भैया सॉल्व कर लो 2 इंटू यहाँ पे लिमिटिंग, हाँ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al3 प्लस, ठीक है, द मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Al3 पॉजिटिव कितनी वैल्यू दी गई है इसकी 189, तो 2 इंटू हो जाएगा 189 प्लस उसके बाद 3 इंटू SO4 की कितनी दी गई है, ये दी गई 160, ठीक है भैया मल्टीप्लाई कर दो ऐड कर दो तो यहाँ से ये तुम्हारा आ जाएगा 858, यूनिट वही थाइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स 858, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कॉलरास लगाना था भैया आपको। हाउ मेनी फेरेड्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ MnO4, देखो भाई साहब जो तुम्हारा MnO4 माइनस है ना इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो Mn की कितनी है, मान लो X है, ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2 है कितने 4, तो 4 इंटू -2 और ओवरऑल इस पे चार्ज माइनस है तो इक्वल टू में माइनस, तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, 4 2 जा 8 उधर जाएगा +8 हो जाएगा, तो X की वैल्यू आ गई तुम्हारी 7, मतलब MnO4 माइनस है ना यहाँ पर जो Mn है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 से Mn2 प्लस में जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो कितने फेरेडे चार्ज की जरूरत पड़ेगी, तो 7, भाई देखो 7 से +2 जा रहा है तो पक्का इसने 5 इलेक्ट्रॉन खाए होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन इसने खाए होंगे तो n की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई, समझ गए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब कितना होगा 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन खा रहे हैं ना, तो भैया तुम्हें पता है ये 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है 5 फेरेडे चार्ज होता है, तो कितने फेरेडे चार्ज की जरूरत पड़ेगी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 5, क्लियर है बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन देखो, इन लेड स्टोरेज बैटरी 2020 में पूछा गया था, PbO2 रिड्यूस होता है PbSO4 में, बात सही है, Pb इज ऑक्सीडाइज्ड टू PbSO4 ये भी सही है, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि सेम एक्वा सॉल्यूशन में हम डालते हैं H2SO4 में, ये भी सही है, तो ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। ये मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए इस वीडियो में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में देख लेना 28 फरवरी में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो सकती है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 1 शॉट लेक्चर आप जरूर देख लें, जितने फॉर्मूला है वो आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। लगभग 1.5 घंटे के लेक्चर के अंदर हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए जो कि इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। अब 28 फरवरी को आप बताना इसमें से कितने सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, ठीक है, वैल्यू चेंज वगैरह हो सकती है बट इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट बताइएगा, कहीं डाउट कुछ पूछना हो नीचे कमेंट कर सकते हैं, कहीं मेरे से छोटी मोटी गलती हुई हो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस, मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।